नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केडी चाणक्य सेंटर पर। साथियों, आपको था जिसका इंतज़ार आखिर वो घड़ी आ चुकी है, मतलब जिसका इंतज़ार आप काफ़ी लंबे समय से लगभग 5 वर्ष से उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। यूपी कांस्टेबल भर्ती लगभग 60,244 जो आज तक की सबसे बड़ी भर्ती आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। साथियों, अगर आपको इस भर्ती में अपने आप को एक जगह स्थापित करनी है तो अपनी जो तैयारी है उसे एक नया मोड़ दीजिए, उसे धार दीजिए और अपने आप को एक फोकस लाके अपनी तैयारी को सुचारू कीजिए। तो बात करते हैं कि भाई इस नोटिफिकेशन के आधार पे क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है। तो हम कहें भाई इसका जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन साथियों कब आया है? 23 दिसंबर 2023 को इसका नोटिफिकेशन आया है। इसमें सबसे बड़ी जो भर्ती आई है वो अनरिजर्व कैंडिडेट जनरल के लिए है, 24,102 भर्ती है। अगर EWS के लिए देखें तो 6,024 है। अगर हम OBC वालों के लिए देखें तो 16,264 भर्ती है टोटल। अगर SC के लिए देखें तो साथियों 12,650 भर्ती है। अगर ST वालों के लिए देखें तो 1,204 भर्ती है। तो टोटल 60,244 जो अब तक की यूपी में कांस्टेबल की सबसे बड़ी भर्ती है। तो अपने आपके पास एक बहुत बड़ा मौका आपके सामने है। बहुत अपने आप को अच्छे तरीके से तैयार करके इस मौके को बनाइए। अगर हमें आगे इसमें किस तरीके की एलिजिबिलिटी है, हम बात करते हैं कि भाई आपकी शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। मात्र किसी बच्चे ने अगर 12वीं पास किया है, चाहे उसने साइंस से किया है भाई, चाहे किससे किया है, साइंस से किया है, चाहे उसने मैथ से किया है, चाहे उसने बायोलॉजी से किया है, चाहे उसने कॉमर्स से किया है, चाहे आर्ट से किया है, तो दोस्तों किसी भी स्ट्रीम से उसने 12वीं कर रखी हो, प्लस कितने वर्ष की उम्र हो, 18 वर्ष की उसकी उम्र कंप्लीट हो चुकी हो, तो साथियों वो बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो 12वीं पास वाला बच्चा लीजिए, अपियरिंग वाला नहीं, जो कर रहा है वो नहीं, सिर्फ जिसने पास किया हो, पास्ट व्यक्ति ही इसे क्या कर सकता है, पास करने वाला ही क्या कर सकता है, इसे भर सकता है। ठीक है, और 18 वर्ष जो कर चुका हो, कब तक कर चुका हो? 1 जुलाई 2023, क्या मेरे भाई 1 जुलाई 2023 तक उसकी उम्र कितनी हो चुकी हो? 18 वर्ष। तो वो बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसमें बात कर लेता हूं आखिर एज लिमिट क्या है, किस आधार पे एज लिमिट को दर्शाया गया है। तो मैं बात करता हूं मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों किस आधार पे 1 जुलाई 2023 तक के अभ्यर्थी कितने वर्ष का हो जाना चाहिए? 18 वर्ष का हो जाना चाहिए। अगर हम मेल कैंडिडेट की बात करें, पुरुष अभ्यर्थी की बात करें, तो भाई उसका जन्म 2 जुलाई 2001 से पहले अगर किसी भी अभ्यर्थी का जन्म हुआ है मेल में, तो वो इस फॉर्म को नहीं भर सकता। इससे पहले वाला इसे नहीं भरेगा। और कह रहा है 1 जुलाई 2005 के बाद इसका जन्म हुआ है तो वो भी इस फॉर्म को नहीं भर सकता। केवल कौन से भर सकते हैं? इस बीच में, इन दोनों तिथियों के बीच में जिस मेल कैंडिडेट का क्या हुआ है, जन्म हुआ है, वही अभ्यर्थी इसे क्या कर सकता है, फिल कर सकता है एग्जाम को। तो यहां से अगर हम बात देखें तो मेल कैंडिडेट की मिनिमम एज कितनी है साथियों? तो मिनिमम एज है 18 वर्ष। मैक्सिमम एज कितनी है साथियों? मैक्सिमम एज है 22 वर्ष। लेकिन यहां पर कुछ कैटेगरी हैं, जैसे SC है, ST है, OBC है। इन कैटेगरी के लिए यहां पर एज रिलैक्सेशन की सुविधा की गई है, जिसमें इन लोगों को 5 वर्ष का क्या दिया गया है, एज रिलैक्सेशन। तो इन लोगों के लिए मैक्सिमम एज कितनी हो जाएगी? 27। साथियों यहां थोड़ा सा अफसोस इस बात का होता है कि जो भर्ती है, भर्ती प्रक्रिया 5000 से आजकल करते करते इन्होंने 5 वर्ष लगा दिए। जो लोग सिर्फ इसी भर्ती के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे, वो इस भर्ती से ओवर एज हो चुके हैं। तो सरकार को थोड़ा सा मानवता दिखाते हुए उनके लिए यहां पर 1 से 2 वर्ष की क्या कर देनी चाहिए, एज रिलैक्सेशन देना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो मेरी यही एक उम्मीद है, यही आशा करते हैं सभी लोग कि इन लोगों के लिए भी जो इस भर्ती के लिए बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे, जो 1-2 महीने पहले या 1 साल पहले ही ओवर एज हुए हैं, तो उनके लिए ये थोड़ी सी रिलैक्सेशन होना चाहिए। अगर मैं महिला कैंडिडेट की बात करता हूँ, तो महिला कैंडिडेट 2 जुलाई 1998 से पहले जिसका जन्म हुआ है वो इस फॉर्म को नहीं भर सकती। और कह रहा है 2005 के बाद जिसका जन्म हुआ है वो भी महिला कैंडिडेट इसे
से नहीं बढ़ सकती। 1 जुलाई 2005 के बाद जिसका जन्म हुआ है या 2 जुलाई 1998 से पहले जन्म हुआ है वो कैंडिडेट, महिला कैंडिडेट इसे नहीं भर सकते। जिनका जन्म इनके मध्य हुआ है वही महिला कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकती है। अगर महिला कैंडिडेट की बात करें तो मिनिमम एज कितनी होगी, 18 वर्ष होगी, और मैक्सिमम एज कितनी होगी महिला कैंडिडेट की, तो 25 वर्ष होगी दोस्तों। ठीक है, तो महिला कैंडिडेट के लिए एज रिलैक्सेशन में ऐसा कोई हमें दिखाई नहीं दिया है। अगर मैं बात करता हूं कि एज रिलैक्सेशन किस आधार पे है, तो एससी वालों के लिए 5 वर्ष है, एसटी वालों के लिए भी कितना है, 5 वर्ष है, ओबीसी वालों के लिए पहले 3 वर्ष हुआ करता था लेकिन अब के 5 वर्ष कर दिया गया है। अब के यहाँ पर थोड़ा सा सरकार को 1 से 2 वर्ष यहाँ भी एज रिलैक्सेशन देना चाहिए, जो कि जो बच्चा सिर्फ इसी की तैयारी कर रहा था तो उसे अपना इस मौके को बनाने का मौका मिल जाए। गर्ल्स के लिए यहाँ पर कुछ खास नहीं दिया गया है। अगर फ्रीडम फाइटर की बात करते हैं तो एज रिलैक्सेशन कितना हो गया, 3 वर्ष का है साथियों। चलिए अगर हम बात करें इसमें कि साथियों एग्जाम मोड किस प्रकार का है, तो साथियों एग्जाम जो है ऑफलाइन है, हाइब्रिड मोड नहीं है, सिर्फ ऑफलाइन मोड है। लिखित परीक्षा है, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। कैसे होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप कह सकते हैं। ठीक है, इसमें टोटल जो क्वेश्चन होने वाले हैं, टोटल क्वेश्चन 150 होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 2 से गुणा कर दो तो टोटल नंबर हो जाएंगे 300। ठीक है साथियों, आपके यहाँ नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है और ध्यान से पेपर को अटेम्प्ट करना है। नेगेटिव मार्किंग 1/2 की है, मतलब 0.5 की है। बड़े ध्यान से पेपर को करना है, गलत ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करनी। जितना सही होता है उतना करें। ऐसा नहीं है कि भेड़ चाल के आधार पर आप 70-80 वाली दिल्ली पुलिस वाला सीन कर दें। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं यहाँ से आगे तो सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, तो हिंदी है दोस्तों, रीजनिंग है, जीएस है, मैथ है। अगर मैं हिंदी की बात करता हूं तो हिंदी से 37 क्वेश्चन का वेटेज है साथियों, जो सबसे आसान टॉपिक आपके लिए हो सकता है। रीजनिंग 50 क्वेश्चन का वेटेज है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो टोटल क्वेश्चन बनता है 87 दोस्तों। कितना क्वेश्चन बनता है, 87। और 87 पे पहले सारी मेरिट गई हुई हैं, चाहे जनरल है, चाहे एससी है, चाहे ओबीसी है, चाहे गर्ल्स है। 87 पे पहली जो भर्ती हुई है उस पे नंबर आया है लोगों का। तो लगाइए कि आप अब की डेट में अगर थोड़ी भी उछल कूद होती है मेरिट में तो अब के मेरिट ज़्यादा से ज़्यादा 110 जा सकती है। तो अगर 87 आपके यहाँ से आ जाते हैं तो 38 क्वेश्चन का वेटेज किससे है, जीएस से है, और 25 क्वेश्चन का वेटेज किससे है, गणित। तो गणित तो बहुत नॉर्मल टाइप का आएगा। तो अब के जो समय का अभाव है तो इसलिए गणित ज़्यादा टफ नहीं आने वाला है। तो साथियों यहाँ से आपको मात्र, अगर मैं यहाँ से कह दूँ आप यहाँ से 15 क्वेश्चन ले लो, यहाँ से 10 क्वेश्चन ले लो, टोटल कितने क्वेश्चन ले लिए आपने, 25 और 27 यहाँ से हो गए, तो साथियों कितने क्वेश्चन हो गए, 112। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका 101% आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर इस हिसाब से आप पढ़ लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं कहना है आपको, पढ़ना किस आधार पे है, 2 सब्जेक्ट दिन रात पढ़िए, इस सब्जेक्ट को भी थोड़ा टाइम दीजिए और ऐसे पढ़ते रहिए। यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन बड़े आसाम से फंस जाते हैं। नॉर्मल सी जीके स्टैटिक आती है, कुछ यूपी से आते हैं 7 से 8 क्वेश्चन, बाकी नॉर्मल आएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये है आपका सिलेबस का मोड। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से कि भाई पीएसटी क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट किस आधार पे होता है, आपको क्या हाइट चाहिए, आपकी चेस्ट क्या होनी चाहिए और आपकी रेस किस आधार पे होनी चाहिए। तो मैं कहूँगा अगर मेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो SC मतलब अनरिजर्व, ओबीसी और एससी के लिए जो हाइट है ये है 168 सेंटीमीटर साथियों। कितनी है, 168 सेंटीमीटर। अगर मैं एसटी कैंडिडेट के लिए बात करता हूं, जो अनुसूचित जनजातियां हैं, 160 सेंटीमीटर क्या है उनकी हाइट है। ठीक है, अगर मैं इनकी चेस्ट की बात करूं तो चेस्ट है साथियों, ये बिना फुलाई चेस्ट है। बिना फुलाई आपकी चेस्ट कितनी होनी चाहिए, ये एससी, ओबीसी और अनरिजर्व के लिए 79 सेंटीमीटर और एसटी के लिए कितनी होनी चाहिए, 77। अब इसमें क्या कर दें, अगर फुलाव होना चाहिए तो मिनिमम 5 सेंटीमीटर का साथियों क्या होना चाहिए, फुलाव। मिनिमम कितना सेंटीमीटर फुलाव चाहिए, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर इसमें ऐड कर दो तो कितना बन जाएगा, 84। 5 सेंटीमीटर इधर ऐड कर दो तो कितना बन जाएगा, 82 बन जाएगा साथियों। ये कितना बन जाएगा, 82 सेंटीमीटर। तो यहाँ इनकी जो है 82 है, यहाँ जनरल ओबीसी एससी की कितनी है, 84 सेंटीमीटर। अगर पेपर पास हो जाता है तो आपको रेस के लिए बुलाया जाएगा। सिर्फ एक ही फिजिकल है, दौड़।
दौड़ कितनी है? 4.8 किलोमीटर। कितने मिनट में है? 25 मिनट में। सभी का यही होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए अनरिजर्व है, ओबीसी है, एससी है। हाइट कितनी चाहिए? 152 सेंटीमीटर। फीमेल कैंडिडेट के लिए कितनी चाहिए? 152। अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी चाहिए? 147 चाहिए साथियों। ठीक है, सबसे खास बात क्या है, यहाँ नोट करने वाली बात है, अगर किसी भी महिला कैंडिडेट का वजन 40 से कम है तो वो इस फॉर्म को नहीं भरेगी, मतलब वो मेडिकल से बाहर हो जाएगी। तो मिनिमम वजन कितना होना चाहिए? 40। इनका भी मिनिमम वजन कितना होना चाहिए? 40। रेस क्या है? 2.4 किलोमीटर है, लेकिन ये 14 मिनट में है साथियों। कितने मिनट में है? 14 मिनट में आपको ये दौड़ करनी है। सेम इनके लिए है कि 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में है। ठीक है दोस्तों, मैं बात करूं कि भाई आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, जो सबसे पहला प्रोग्राम है, आपको फॉर्म अप्लाई करना जो है। फॉर्म जब अप्लाई करें उससे पहले ये वाला पेज आपको पढ़ लेना है दोस्तों। कौन सा पेज है? 15-16। मैं इसमें बात करूं भाई 15-16 पेज क्या कहता है, तो ध्यान से पढ़ना है, इंपोर्टेंट है साथियों। ध्यान से पढ़ें तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको ये 15-16 पेज पढ़ लेना है। अगर मैं बात करता हूं, इसमें बताया गया है कि अगर आप फॉर्म भरने से पहले अपने जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे उनको डिजिटल लॉकर पर आपको डालना पड़ेगा। आपका जो फोटो है वो 1 से 2 महीने के बीच का खिंचा होना चाहिए। सबसे पहली बात, कैप पहन के नहीं होना चाहिए, ना ही कोई टोबा पहने होना चाहिए, ना ही कोई मुड़ासा बांधा हुआ होना चाहिए। तो ये फोटो आपके मान्य नहीं होंगे दोस्तों, ये फोटो आपके मान्य नहीं होंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, ये वाला साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि भाई हमें किस आधार पे आवेदन करने से पूर्व क्या क्या चीजें ध्यान देनी है। ये कह रहा है कि भाई जब भी, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। शैक्षिक और आरक्षण से संबंधित अन्य प्रमाण पत्रों को डिजिटल लॉकर पर क्या होना चाहिए? डिजी लॉकर पर आपको अपलोड करना होगा। ठीक है साथियों, और क्या कह रहा है, अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले, मतलब जब आवेदन करेंगे तो उनके साथ संलग्न किए जाने वाले शैक्षिक, जैसे 10वीं 12वीं, आरक्षण संबंधित जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, आयु में छूट वही आप हो सकता है आपका 10th की उस पर आधारित लग जाएगा। सभी प्रमाण पत्र जो कि डिजिटल लॉकर पर उपलब्ध हो उन्हें डिजी लॉकर के माध्यम से ही अपलोड करें। ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्म अप्लाई करने से पहले जो प्रमाण पत्र डिजिटल लॉकर पर उपलब्ध न हो उनकी प्रति स्कैन कर अपलोड करें, तभी आपका ये एप्लीकेशन मान्य होगा। दूसरा क्या है, फोटोग्राफ से संबंधित आवेदन में जो फोटोग्राफ है साथियों, यहाँ से रंगीन फोटो में जो बातें हैं थोड़ा उनको देखिए एक बार। रंगीन फोटो में जो बातें हैं उनको थोड़ा सा देखें कि भाई यहां से क्या क्या चीजें बता रहे हैं। आपको ध्यान से इन दोनों तथ्यों को पढ़ लेना है, इन दोनों तथ्यों को पढ़ लेना है। अब बात कर लेते हैं इसमें सिलेबस क्या होगा। साथियों अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस थोड़ा सा बड़ा सिलेबस है और ध्यान से सिलेबस को पढ़ना, उसी आधार पर अपने आप को तैयार करना है साथियों। उसी आधार पर आपको क्या करना है, अपने आप को तैयार करना है। बड़ा सिलेबस है थोड़ा सा। ये कह रहा है अगर हम सामान्य ज्ञान की बात करते हैं, जनरल नॉलेज की बात करते हैं, तो सामान्य विज्ञान में से प्रश्न पूछा जाएगा। भारत का इतिहास है, भारत का संविधान है, भारत की अर्थव्यवस्था और संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति भी होगी, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी होगी, उत्तर प्रदेश में राजस्व है, पुलिस है, सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानव अधिकार है। मतलब ओवरऑल यहाँ पर ऐसा कोई
कोई भी टॉपिक शायद नहीं छूटा है जो आपको नहीं पढ़ना है। सामान्य हिंदी की बात करें तो हिंदी में देखो सारी चीज़ें, हिंदी में भारतीय भाषाएं हैं, व्याकरण है, मौलिक ज्ञान है, हिंदी की वर्णमाला है, तत्सम तद्भव है, विलोम शब्द, अनेक अर्थ, वाक्यांशों के लिए रिक्त स्थान, समपूर्ति, भिन्नार्थमक शब्द हैं, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, मतलब टोटल हिंदी जितनी भी आपकी किताब है वो टोटल टॉपिक यहाँ पर लिया गया है। और साथ में जोड़ दिया है साथियों विविध, ठीक है, जो कुछ बचे ही नहीं। तो सिलेबस थोड़ा ब्रॉड है। हम बात कर लेते हैं संख्यात्मक योग्यता, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी। जैसे इसने कहा न्यूमेरिकल एबिलिटी क्या हो सकती है भाई, संख्या पद्धति है, सरलीकरण है, दशमलव भिन्न है, ऊंचाई, समापवर्तक, रेशो, प्रोपोर्शन, समानुपात, अनुपात हो गया, प्रॉफिट, परसेंटेज ये हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज है, समय कार्य है, टेबल्स और ग्राफ है, सारणी और ग्राफ का प्रयोग होगा, मेंसुरेशन से भी प्रश्न बनेगा। और ये कह रहा अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिकल फंक्शन, मतलब अंकगणितीय संगणना और अन्य विश्लेषणात्मक कार्य, मिसलेनियस, मतलब गणित का भी बहुत अच्छा सिलेबस है। एडवांस मैथ में ज़्यादा नहीं पूछा है, सिर्फ क्या पूछा गया है, मेंसुरेशन यहाँ से लिया गया है। एक छोटा सा टॉपिक है संख्या पद्धति का, ठीक है। अगर मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी की बात करें, मेंटल एबिलिटी की बात करें यहाँ से, तो मेंटल एबिलिटी में क्या है साथियों, ये है लॉजिकल डायग्राम्स। क्या है, लॉजिकल डायग्राम, मतलब आप कह सकते हैं तार्किक आरेख है, संकेत संबंध है, विश्लेषण है, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध है, मतलब बहुत बड़ा सिलेबस है। अगर मैं दूसरे टॉपिक पे बात करूं यहाँ पे, ठीक है, हाँ, ये क्या है इसकी मेंटल एबिलिटी, मतलब आप रीजनिंग कह सकते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, आप यहाँ से इन चीज़ों के आधार पर अपने आप को तैयार कीजिए और अपनी एक सीट सुनिश्चित कीजिए। और अभी किसी ने तैयारी नहीं की है तो अपने आप को तैयारी में जुटाइए और अपने आप को व्यवस्थित कीजिए। सबसे बड़ी बात है कि ये भर्ती एक बार आएगी, पेपर फरवरी या मार्च महीने में इसका हो जाना है। प्रस्तावित डेट जो है वहाँ होने की संभावना नहीं है, लेकिन उससे 10-20 दिन बाद होने की संभावना है। तो ये ना समझें कि पेपर बाद में जाएगा, पेपर का टाइम 10 से 20 दिन बढ़ सकता है। तो साथियों यहाँ तक के लिए नमस्कार, फिर एक नई वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।